हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स में, आप जैसा जानते हैं, हमारा जो चैप्टर चला था थर्ड, सरल रेखा में गति, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्थित समय ग्राफ को कैसे देख करके कैसे पता लगाते हैं कि किसी वस्तु की गति किस प्रकार से हो रही है। आज हम लोग उसी का अगला ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वेग समय ग्राफ। और इस ग्राफ को भी हम देख करके ये सीखेंगे कि उसकी किसी वस्तु की गति किस प्रकार से हो रही है, अगर हमको वेग समय ग्राफ अगर दिया गया है तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें अगर पिछला वाला अगर लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें एक साधारण सा एक ग्राफ हम बना लेते हैं, जो सरल सा ग्राफ है। और ग्राफ खींचने का तरीका होता है कि अगर विभिन्न समय अंतरालों में अगर वेग का मापन किया जाए तो समय को रखेंगे एक्स अक्ष में और वेग को रखेंगे हम वाई अक्ष पर। और एक ग्राफ विभिन्न समयांतरालों में जो विभिन्न वेग हैं उसको मेजर करके हमने एक ग्राफ प्राप्त कर लिया। कुछ ऐसा ग्राफ हमको दिख रहा है। इससे पहले हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर विभिन्न प्रकार के ग्राफ खींच करके उसका अध्ययन करेंगे। तो इस तरफ हम एक्स अक्ष में ध्यान रखना है। एक्स अक्ष में हमेशा क्या रखते हैं, टाइम को, समय को, और इस तरफ रखा जाता है वाई अक्ष में वेग। ठीक है, और ये हमारा ग्राफ हो गया जो सरल रेखा में दिख रहा है। तो जैसा कि पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि जो स्थिर समय ग्राफ था उसमें थीटा का जो महत्व था, उसी टाइप का इसमें भी थीटा का महत्व है। थीटा की वैल्यू देख करके ही हम लोग अनुमान लगाते हैं कि वस्तु की गति किस प्रकार से हो रही है। तो थीटा का मतलब क्या होता है, जो ग्राफ है उसका एक्स अक्ष की दिशा से कितना झुकाव कोण है। तो पहले तो ये हमको पता होना चाहिए कि थीटा क्या होता है वेग समय ग्राफ में। तो थीटा क्या है, टी अक्ष कह सकते हैं, समय अक्ष कह सकते हैं, या एक्स अक्ष कह सकते हैं, उससे उस ग्राफ का कितना झुकाव कोण है। ठीक है, और ये झुकाव कोण हमेशा एक्स अक्ष की धन दिशा की तरफ मेजर किया जाता है। तो पहला पॉइंट हम इसमें लिख लेंगे कि थीटा के बारे में, थीटा ग्राफ, अब ग्राफ वक्र के रूप में भी हो सकता है, सरल रेखा के रूप में हो सकता है। तो ग्राफ का या रेखा का जो भी है ग्राफ है हमारे पास, ग्राफ का एक्स अक्ष की धन दिशा से झुकाव कोण, एक्स अक्ष की धन दिशा की तरफ कितना झुकाव है वो थीटा है। अब थीटा से क्या पता चलता है, थीटा से हम उसका इस रेखा का ढाल निकाल सकते हैं, स्लोप कितना है। तो अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, तो रेखा का ढाल मतलब स्लोप। तो रेखा का ढाल क्या होता है ये हम लोग निकालेंगे, जिसको हम लोग प्रवणता भी कहते हैं हिंदी में। और इसकी वैल्यू होती है जितना झुकाव कोण है एक्स अक्ष की दिशा से उसका टेंजेंट, ये इसकी प्रवणता होती है। एक कोऑर्डिनेट के हिसाब से इसका एक फार्मूला और भी है, y2 - y1 अपान x2 - x1। तो अगर हमको रेखा का ढाल निकालना है तो उस रेखा पर या जो भी ग्राफ है उस ग्राफ पर दो पॉइंट हम बना लेते हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट ये हो गया, यहाँ वाला पॉइंट हम ले सकते हैं, पहला मूल बिंदु हो गया ये, दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है ना, लेकिन हम बीच पॉइंट में एक जनरल हम फार्मूला बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास दो पॉइंट हो गए। ये इस पॉइंट में, इस पॉइंट के संगत जो समय है वो मान लेते हैं t1 है, और उसी समय उसका जो वेग है, भाई ग्राफ के अनुसार क्या जैसे समय बढ़ रहा है उसका वेग का मान बढ़ रहा है।
तो ये समय मान लेते हैं वेग है इसका v1, और जब समय उसका हो जाता है बढ़ करके t2, तो उसका वेग भी बढ़ करके हमारा हो जाता है v। तो ये ग्राफ के अनुसार ये जो पॉइंट होगा वो t1 समय रोटेट करेगा, तो इसके निर्देशांक हम लोग क्या लिखेंगे, t1 v1, और इसके अनुसार क्या लिखे जाएंगे, t2 और v2। तो ये जो t2 और v2 है ये x1 x2 और y2 का काम करेंगे, और ये जो दूसरे पहले जो निर्देशांक हैं x1 और y1 का काम करेंगे। ये वैल्यू जरा यहाँ पर रखो तो ढाल निकल आएगा। x2 और y2 और y1, तो y2 और y1 क्या है, देखिए y2 हमारा क्या है v2 और y1 क्या है v1, तो v2 माइनस v1 लिख सकते हैं इसको, अपान x2 क्या है t2 और x1 है t1। तो इसको ये क्या है, वेग परिवर्तन है, इसको ले सकते हैं v से, और ये समय अंतराल है, इसको ले सकते हैं डेल्टा t से। तो v2 माइनस v1 को डेल्टा v लिख सकते हैं, और t2 माइनस t1 को डेल्टा t लिख सकते हैं। और ये देखिए वेग परिवर्तन की दर हो गई, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एक फार्मूला बन गया जो क्या कहलाता है, त्वरण। त्वरण को हम लोग a से लिखते हैं ना, a यानी ये क्या हो गया, त्वरण हो गया। तो इसका मतलब अगर किसी गतिमान वस्तु का त्वरण अगर ज्ञात करना है और उसका वेग समय ग्राफ अगर दे रखा है, तो हम क्या निकाल लेंगे, उसका रेखा का ढाल। क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि अर्थात क्या निष्कर्ष निकला है यहां से, अर्थात रेखा की ढाल यानी स्लोप से, अर्थात रेखा की ढाल से वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते। ये चीज है, कभी नंबर प्रश्न आ भी जाता है कि वेग समय ग्राफ में रेखा की ढाल से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो रेखा की ढाल से हम लोग वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते कि वो जो ग्राफ हो वो वेग समय ग्राफ हो। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये कल जो पिछले हम लोग वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था स्थित समय ग्राफ। स्थित समय ग्राफ की ढाल से निकालते हैं उसका उस वस्तु का वेग, लेकिन अगर वेग समय ग्राफ दे रखा है तो उसकी ढाल से निकालते हैं वस्तु का त्वरण। तो ये ध्यान देना है कि किसके बीच ग्राफ खींचा गया है, ठीक है, उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद और भी पॉइंट हम थीटा के बारे में लिखना चाहते हैं। थीटा का मान 90 से अधिक होगा तो क्या स्थिति होगी, थीटा का मान 90 से कम होगा तो क्या होगा, थीटा अगर नियत है या थीटा 0 है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके बारे में कुछ पॉइंट हम नोट कर देते हैं। उसके बाद फिर उसी को थीटा को देकर के अनुमान लगाएंगे वस्तु की गति के बारे में। उसको नोट कर लें। तो अगला जो पॉइंट ये है कि यदि थीटा का मान 0 है, अगर थीटा का मान 0 हो जाए, तो हम ग्राफ बना करके इसको क्लियर करेंगे। थीटा का मान 0 कैसे हम दिखाएंगे ग्राफ में। यदि थीटा का मान अगर 0 है, तो अगर थीटा 0 है तो tan थीटा भी 0 होगा, यानी स्लोप उसका 0 हो जाएगा। स्लोप अगर 0 होगा तो त्वरण भी 0 हो जाएगा। और त्वरण अगर 0 होगा इसका मतलब है उसके वेग में जो परिवर्तन है वो शून्य है। त्वरण का मतलब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मतलब वेग परिवर्तन की दर शून्य हो गई, न वेग घट रहा है न बढ़ रहा है, तो क्या कहेंगे हम लोग, वेग नियत है। तो वस्तु नियत वेग से गतिमान होगी, ये अनुमान हम लोग लगाएंगे अगर थीटा का मान 0 है। अगला है पॉइंट है यदि थीटा का मान, थीटा मतलब ये हम बता चुके, थीटा मतलब x अक्ष से उस ग्राफ का धन दिशा की ओर कितना झुकाव है। भाई इस ये x अक्ष है, इसकी धन दिशा ये है, इस तरफ कितना झुकाव है इसका, नीचे वाले से कोई लेना नहीं, ठीक है। तो यदि थीटा ग्राफ के प्रत्येक बिंदु पर नियत है, मतलब थीटा का मान चेंज नहीं हो रहा है। जैसे इसमें देखो, इसमें हर जगह थीटा देखा जाए तो थीटा देखने का तरीका यह है कि अगर इसमें ये एंगल देखो
थीटा देखने मतलब होता है प्रत्येक बिंदु देखना है तो उस बिंदु पर एक्स अक्ष के समांतर एक लाइन खींचो और फिर उसका ग्राफ से देखो कितना एंगल बन रहा है, ऊपर तरफ देखना है एंगल हमेशा। ये बनाया, ये थीटा देखो कितना है, नहीं इस ऊपर, तो ये इसके समांतर लाइन किसकी खींचना है, एक्स अक्ष की। थीटा हमारा अगर नियत है, जैसा कि इस ग्राफ में दिख रहा है, अभी थीटा नियत हो भी सकता है और बदल भी सकता है, ठीक है ना। तो हम ग्राफ ही बनाएंगे तो क्लियर होगा ये बात। तो अगर थीटा का मान अगर नियत है तो इसका मतलब उसका जो स्लोप है वो भी नियत होगा। स्लोप नियत होगा तो स्लोप क्या बताता है, वस्तु का त्वरण, तो त्वरण भी नियत हो जाएगा। तो नियत त्वरण होगा, इसका ये मतलब नहीं कि उसका वेग शून्य हो जाएगा। नियत त्वरण का मतलब है उसमें जो वेग जो परिवर्तन होगा, वेग परिवर्तन की दर होगी वो नियत होगी। वेग परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन वेग परिवर्तन की जो दर है वो नियत है, यानी वेग में जो वृद्धि अगर हो रही है या वेग में कमी हो रही है तो वो नियत मान से घटेगा या बढ़ेगा। यानी 1 सेकंड में अगर 2 मीटर पर सेकंड बढ़ता है तो अगले 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, अगले 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, ऐसे ही। यानी वो 1 सेकंड में 2 मीटर बढ़ा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड का वेग बढ़ा, उसके बाद अगला जो 1 सेकंड आएगा उसमें 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वेग, 4 मीटर पर सेकंड का वेग बढ़ जाए, या अगले 1 सेकंड में फिर 6 मीटर पर सेकंड का वेग बढ़ जाए। ऐसा नहीं होगा, वेग नियत होगा। नियत वेग नियत नहीं होगा, वेग परिवर्तन की जो दर होगी वो नियत होगी। यानी वेग बढ़ेगा लेकिन एक नियत मान से बढ़ेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ये नियत होने का मतलब नहीं कि ना वेग शून्य है और ना उसका वेग परिवर्तन शून्य है। वेग परिवर्तन हो रहा है, नियत त्वरण है, वेग परिवर्तन की दर नियत है, ठीक है। अगला पॉइंट है, यदि थीटा का मान समय के बढ़ने पर बढ़ता है, भाई पहला इसके ऊपर वाला जो पॉइंट था उसमें तो थीटा का मान अगर नियत है तो त्वरण नियत हो जाएगा, स्लोप नियत होगा उसका। अगर थीटा का मान अगर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा अगर समय के साथ तो उसका स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है, यानी क्योंकि स्लोप ही त्वरण बताता है। त्वरण अगर बढ़ रहा है इसका मतलब उसका स्लोप बढ़ रहा है, और स्लोप अगर बढ़ रहा है तो त्वरण बढ़ रहा है। तो अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो जो त्वरण है उसका वो भी बढ़ेगा, ठीक है ना। त्वरण बढ़ेगा इसका मतलब वेग परिवर्तन की दर है वो बढ़ रही है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, यदि थीटा का मान समय के साथ समय के बढ़ने पर घटता है तो इसका मतलब थीटा घटेगा तो स्लोप घटेगा, स्लोप घटेगा तो त्वरण का मान भी घटेगा। समझ में आ रहा है, त्वरण का मान घटेगा इसका मतलब ये नहीं कि वेग घटने लगे। त्वरण का मान मतलब वेग परिवर्तन जो हो रहा है वो घटेगा, वेग परिवर्तन वेग वृद्धि जो हो रही है वो कम होगी, लेकिन वेग बढ़ेगा, लेकिन वेग में वृद्धि होगी वो घटेगा। अभी हम ग्राफ बनाकर और क्लियर करेंगे। उसके बाद कंडीशन है अगर थीटा का मान 90 डिग्री से कम रहता है तो हमेशा त्वरण धनात्मक होगा, धनात्मक का त्वरण होगा तो हमेशा वेग का मान बढ़ता है। वेग धनात्मक का मतलब त्वरण धनात्मक होने का मतलब है कि वेग वृद्धि हो रही है, क्योंकि 90 होने से क्या होगा, 90 से अगर बड़ा अगर 90 से अगर कम है तो हमेशा जो है एक भाई 90 से कम अगर होगा तो स्लोप का मान हमेशा धनात्मक रहेगा, और धनात्मक रहेगा तो ए का मान भी, त्वरण का मान भी धनात्मक रहेगा। धनात्मक त्वरण का मतलब है वेग में वृद्धि। अगर थीटा का मान लेस देन अगर ग्रेटर देन 90 है, अगर थीटा का मान अगर ग्रेटर देन 90 है तो त्वरण का मान कैसा हो जाएगा, क्योंकि स्लोप फिर ऋणात्मक होगा। tan थीटा की वैल्यू जब लगाएंगे हम ग्रेटर देन 90 की तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। तो जब स्लोप ऋणात्मक हो तो त्वरण का मान भी ऋणात्मक हो जाएगा, और ऋणात्मक अगर होगा तो इसका मतलब वस्तु का जो वेग है वो घटेगा। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, और इन्हीं पॉइंटों की सहायता से फिर हम लोग ये देखें ग्राफ देख करके अनुमान लगाते हैं कि उस वस्तु की जो गति हो किस प्रकार से हो रही है। तो नोट कर लीजिए। उसके बाद एक जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको नोट करना है, वो न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको नोट कर लें। पहले इसको नोट कर लें, उसके बाद अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। जैसा अगला पॉइंट है ये न्यूमेरिकल के बहुत इंपॉर्टेंट, वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करके गतिमान वस्तु का विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। विस्थापन यानी दूरी ज्ञात कर सकते हैं, और विस्थापन ज्ञात करते समय चिन्ह का भी ध्यान रखना है, क्षेत्रफल प्लस में है कि माइनस में,
एक्स अक्ष से ऊपर तरफ अगर बना हुआ है तो प्लस में रहेगा, और अगर नीचे तरफ बना हुआ है एक्स अक्ष के तो माइनस में रहेगा। तो विस्थापन अगर निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, प्लस में है कि माइनस में है। लेकिन अगर दूरी निकाल रहे हैं कि वस्तु कितनी दूर चली गई है तो फिर हम दिशा का ध्यान रखेंगे। दोनों क्षेत्रफल चाहे प्लस के हो चाहे माइनस के हो निकालेंगे अलग अलग और दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल दूरी निकल आएगी। और अगर प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए ऐड करेंगे तो विस्थापन निकल आएगा। तो अगर न्यूमेरिकल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, जरा इसको और समझ लीजिए कि वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष जो कि समय को किसमें नापना है, एक्स अक्ष में, तो चाहे एक्स अक्ष कह लीजिए चाहे समय अक्ष कह लीजिए। मतलब है कि इनके बीच का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करते हैं तो उस वस्तु का विस्थापन हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम देखते हैं कि एक ग्राफ हमारा इस प्रकार से प्लॉट किया हमने, इधर तरफ एक्स अक्ष की तरफ रखेंगे टी को और वाई अक्ष की तरफ रखते हैं हम लोग वेग को। और ग्राफ अगर सिंपली इस तरीके से खिंचा हुआ है सीधी रेखा में, ओ ए, ये ग्राफ हो गया। अब कहा जाए कि अगर ए से एक यहाँ पर अभिलंब ड्रा कर लो तो मान लेते हैं इस समय लगा उसको ए तक आने में टी, जो ग्राफ खींचा गया वो ए जो पॉइंट है उसका जो समय है वो कितना है, टी है। तो कहा जाए कि टी समय में वस्तु कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ लिख सकते हैं टी समय में वस्तु द्वारा टी समय में वस्तु का विस्थापन, ये ग्राफ अगर इसके नीचे बन सकता है, अगर नीचे बनेगा तो हम उसको माइनस में रखेंगे, एक्स अक्ष के ऊपर तरफ प्लस नीचे तरफ माइनस, ये ध्यान रखना है। तो टी समय वस्तु का विस्थापन कितना हो जाएगा, हमने क्या बताया है कि विस्थापन अगर निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, जो ग्राफ खिंचा हुआ है उससे सीधे नीचे की तरफ चलें और एक्स अक्ष तक चले। एक्स अक्ष का मतलब टाइम जो अक्ष है, समय अक्ष। ये पूरा जो एरिया है जो हमने शेडेड किया है, ये पूरा एरिया हमको निकालना है। तो वो निकल आएगा उसका विस्थापन। तो एरिया क्या बन गया, ये देखो ये ट्रायंगल ए ओ ए बी मान लेते हैं इस पॉइंट को। तो इसका जो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। अब यह क्षेत्रफल जैसे आकृति का त्रिभुज बना है, संपूर्ण त्रिभुज बना है, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार कितना है ओ बी, ऊंचाई कितना है बी। ये फार्मूला ऐसे निकाल लेंगे जैसी आकृति ग्राफ में बने हो। अगर ऐसा बना हुआ है तो त्रिभुज, अगर हो सकता है ग्राफ ऐसे खिंचा हो, बहुत सिंपली ग्राफ इस तरफ टी है और इस तरफ है V, और फिर कहा जाए इसमें जाए ग्राफ अगर ऐसे प्लॉट किया गया है, ये इस और इस ग्राफ में क्या अंतर है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, बस शुरुआत है इस ग्राफ की जब t 0 है तो v का मान भी 0 है। यहाँ पर क्या है, इसमें तो t 0 तो v भी 0, इसमें t अगर 0 है तो v का मान कुछ है, यानी वस्तु पहले से गति कर रही है, बस ये इसमें फर्क है। तो अगर इसमें भी स्ट्रेट लाइन है तो आप बताओ ओ तो ये हो गया, इसका नाम बोले जाते हैं हम लोग ए बी, और टी जो समय है उसको परपेंडिकुलर ड्रा करो यहाँ से। तो ये जो एरिया आ रहा है, ये जो आकृति दिख रही है, इसका हमको जितना भी ग्राफ दिख रहा है टोटल अगर मान लेते हैं कुल दूरी कितनी चला टी समय, 0 से मेजर करें और टी समय तक कितनी दूरी चलाइए, तो हमको ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। उस ग्राफ से नीचे वाला एरिया, कहाँ तक नीचे वाला, जहां तक एक्स अक्ष न मिल जाए, यानी टी अक्ष, वहां तक पूरा एरिया ये। तो इतना एरिया निकालना है तो इसका फार्मूला क्या निकालना पड़ेगा। तो अगर इस ऐसा अगर चित्र बना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, टी समय में वस्तु का विस्थापन कितना हो जाएगा, वस्तु का विस्थापन, चूंकि ये विस्थापन क्या होगा, इसका इस पूरे शेडेड एरिया जो दिख रहा है उसका मान निकालो। तो कितना एरिया बना है, चतुर्भुज बनाए चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। अब देखो इसका एरिया शेडेड एरिया
आकृति कैसी है, ये कैसी आकृति है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज से दो विशेषता होती है, दो समांतर आमने सामने भुजाएं समांतर हों तो ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ओ ए और सी बी ये दोनों समांतर लाइनें हैं, तो इसका मतलब समांतर चतुर्भुज हो गया। बाकी दो लाइनें जो बची आमने सामने की वो जरूरी नहीं समांतर हो, अगर वो समांतर हो जाएंगे तो फिर समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। इसमें दो आमने सामने भुजाएं को समांतर हैं। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कौन सी हैं, ओ ए प्लस सी बी, ये समांतर भुजाएं हो गई ओ ए और सी बी, इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी यानी ओ सी। इसका अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये निकल आता है कि अगर समलंब चतुर्भुज बना हुआ है तो समांतर भुजाओं का योग गुणते उनके बीच की दूरी बटे 2, ये फार्मूला हम लोग पता होगा। इसका एरिया निकाल लेंगे तो निकल आएगा कि अगर ऐसा ग्राफ बना है तो कितनी दूर वस्तु चली जाएगी, नहीं उसका विस्थापन कितना होगा। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं जैसे भी आकृति बनी हो, बस आपको उस ग्राफ से नीचे जो एक्स अक्ष है वहां तक का एरिया हमको निकालना है, जहां से जहां तक का समय के बीच अगर विस्थापन पूछा हो सकता है केवल यहां से लेकर के यहां तक का समय में, यहां कुछ समय होगा कुछ t1, यहाँ का t2, ये इतना का एरिया पूरा निकालना पड़ेगा। और समझ आ रहा है कि जहां से जहां तक की दूरी पूछे वहां का एरिया समय अक्ष के बीच कितना है उस ग्राफ का, वो निकाल करके हम ज्ञात कर सकते हैं कि वस्तु का विस्थापन कितना है। यही अगर ग्राफ नीचे तरफ खींचा होता तो विस्थापन उसको हम निकालने के लिए एरिया निकालते हैं तब भी, लेकिन उसको इस एरिया को हम रखते माइनस में, फिर दोनों को जोड़ते प्लस में और माइनस में, दोनों घट जाते। फिर अगर दूरी निकाल रहे हैं तो दूरी निकालने में हमको एरिया ही निकालना है, बस उसको हमको प्लस माइनस नहीं करना है, बस सीधे सीधे जो एरिया है उसको जोड़ना है, ठीक है ना। उसको प्लस माइनस का चिन्ह का ध्यान नहीं देना है, तो ऐड कर देना है वैल्यूज। इस प्रकार से हम एरिया निकाल करके उसका विस्थापन या दूरी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तो न्यूमेरिकल का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि विभिन्न, आगे न्यूमेरिकल भी करते हैं बाद में, लेकिन उसके पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के जो ग्राफ हैं उसको देकर के अनुमान कैसे लगाएंगे उसकी गति का। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ये फार्मूले हैं, बस आपको क्षेत्रफल का फार्मूला याद रखना। हो सकता है आयत बन रहा हो तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। जो भी आकृति बन रही है उसका हमको एरिया निकालना है। एरिया निकालने के जो भी फार्मूले हम यूज कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। हो सकता है समलंब चतुर्भुज का एरिया दो पार्टों में डिवाइड करके निकाल सकते हैं उसको। जैसे ये वाला जो चित्र बना हुआ है समलंब चतुर्भुज का, चाहे तो हम एक यहाँ से लाइन खींचते हैं ऐसे, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, उसका एरिया अलग निकालो। ये एक आयत बन गया, उसका एरिया निकालो, फिर दोनों को जोड़ दो, तभी आंसर सेम आएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि आपको उसका बस एरिया निकालना है ग्राफ और एक्स अक्ष के बीच का। आकृति जो भी बनी आकृति को पहचानना, उसके आधार पर उसका एरिया का फार्मूला लगाना है। अब अगर हम पहला ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ग्राफ ऐसा को दे रखा है, टाइम और इधर तरफ वेलोसिटी। ग्राफ अगर इस प्रकार से प्लॉट किया गया ऐसे, यानी ये जो ग्राफ है हमारा वो कैसा है, एक्स अक्ष के समांतर है, अगर तब क्या स्थिति होगी। ग्राफ हमारा जो खींचा हुआ है ये वो एक्स अक्ष के समांतर है, टी अक्ष के समांतर है। तो इससे क्या अनुमान लग रहा है, देखो जरा इससे क्या मतलब दो, ये जिसका पहले तो आपको एंगल देखना है कि इसका एक्स अक्ष के साथ झुकाव कितना है। अब चूंकि एक्स अक्ष के साथ समांतर है तो थीटा का मान कितना होगा, 0। थीटा अगर 0 होगा तो इसका मतलब स्लोप 0, और स्लोप अगर 0 है तो त्वरण का मान भी 0 हो जाएगा। त्वरण का मान है, त्वरण को लिखते हैं हम लोग ए से, ए बराबर भी 0 होगा। और ए अगर 0 है तो इसका मतलब है कि वेग परिवर्तन है वो शून्य है। तो वेग परिवर्तन अगर शून्य है इसका मतलब वेग बढ़ नहीं रहा है, वेग कैसा है, नियत है। इसका मतलब जैसे देखो ग्राफ से पता चला जैसे समय बढ़ते जा रहा है तो वेग का मान देखो, जहां चाहे 0 समय पर देखो
तब भी वेलोसिटी यहाँ पर है, कुछ मान हुआ ग्राफ में देख सकते हैं हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, जैसा भी है ग्राफ 10 मीटर पर सेकेंड सपोज अगर यहाँ पर लिखा हुआ तो इसका 0 समय पर 10 मीटर पर सेकेंड, समय बढ़ा 1 सेकेंड तो भी 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड तब भी 10 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड तब भी 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समय तो बढ़ रहा है लेकिन वेग नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब वेग कैसा है, नियत है। इसका ये मतलब नहीं वस्तु रुकी हुई है, नियत वेग से गति कर रही है। समझ आ रहा है, वेग बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या डिस्कस आप लिख सकते हैं, अर्थात वस्तु नियत वेग से गतिमान, ये इसका निष्कर्ष निकला। वेग, जबकि इससे जो स्थिति समय ग्राफ था उसमें अगर ऐसा ग्राफ दिख रहा था तो उससे पता चला था वस्तु विरामावस्था में है। लेकिन अगर वेग समय ग्राफ दिया है और एक्स अक्ष के समांतर लाइन है अगर, तो फिर कैसा पता है वेग शून्य नहीं है, उसका वेग है पर वेग जो भी वेग है वो नियत है। समझ आ रहा है, तब उसका पता चल रहा है वेग का मान नियत। अगर यही ग्राफ एकदम टाइम के ऊपर खींची होती है, एक्स अक्ष के ऊपर खींचा होता, तब हम कहते हैं कि वेग का मान 0 है। अगर ये वेलोसिटी यहाँ ना होकर के ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है इसी के ऊपर कि समय बढ़ रहा पर वेग का मान 0 है, तब हम कह रहे थे कि जो वेग 0 है तो इसका मतलब है कि वस्तु रेस्ट पोजीशन में है, फिर हम रेस्ट कहते हैं। फिर इसको रेस्ट नहीं कहेंगे, ये नियत वेग से गतिमान है। अगला ग्राफ हम लोग बना सकते हैं इस प्रकार से, अगर ऐसा ग्राफ अगर कहीं खींचा हुआ है तो उससे क्या अनुमान लगाना है, टी और वेलोसिटी हो गया। अगर ग्राफ इस ऐसे खींचा हुआ है इस तरीके से, तो इसमें देखो इसका मतलब यहां पर थीटा का मान 0 नहीं, थीटा कैसा है, जो झुकाव है उस ग्राफ का एक्स अक्ष के साथ वो थीटा मान लेते हैं, यहाँ पर इतना है, थोड़ा सा और आगे बढ़ो पॉइंट पर, इसके एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन खींचना है, ये कोण देखो, ये यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ पर देखो इसके समांतर लाइन खींच करके ये, तो क्या होगा, ये एक सीधी लाइन है और उसको ये समांतर दिखाएं खींच करके कोण देख रहे हैं, तो कोण कैसा लग रहा है, तो कोण बिल्कुल नियत है, यानी बराबर है हर पॉइंट पर, कोण कैसा है, नियत है, यानी झुकाव उसका नियत है। इसका मतलब थीटा कैसा हो गया, नियत, यानी कांस्टेंट है, ये नहीं बदल रहा है। और थीटा अगर नहीं बदलेगा इसका मतलब स्लोप नहीं बदलेगा, और स्लोप अगर नहीं बदलेगा तो इसका मतलब है कि जो त्वरण है वो भी नियत हो जाएगा, यानी वस्तु नियत त्वरण से गति करेगी, ये नियत होगा, ये मतलब त्वरण, और त्वरण नियत होगा तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु का वेग तो बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने की जो दर है वो नियत है, वेग परिवर्तन की जो दर है वो नियत है, वो नहीं चेंज हो रहा है, यानी वेग जो वृद्धि हो रही है वो एक समान रूप से वेग बढ़ रहा है। 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड तो अगले 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, यानी वेग वृद्धि बराबर। दूसरी चीज ये नियत हो गया। दूसरा चीज यहाँ पर चला कि जो थीटा का जो मान है वो लेस देन 90 हो, ये भी तो देखो थीटा नियत तो है पर थीटा का मान है कितना, लेस देन 90। लेस देन 90 का मतलब कैसा होगा, ए का जो मान होगा नियत तो होगा साथ में धनात्मक भी होगा, तो धनात्मक का मतलब है ए अगर धनात्मक है तो इसका मतलब है कि वेग वृद्धि हो रही है, तो इसका लाभ अर्थात क्या कह सकते हैं, वेग वृद्धि कैसे हो रही है, नियत वेग वृद्धि हो रही है। तो क्या निष्कर्ष निकला, अर्थात वस्तु का वेग बढ़ तो रहा है पर नियत, वस्तु का वेग नियत त्वरण से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है वस्तु गतिमान है और उसका वेग बढ़ रहा है पर वेग वृद्धि कैसी है, कांस्टेंट है, वेग वृद्धि में चेंज नहीं हो रहा है। इसका हम कह सकते हैं वस्तु का वेग नियत त्वरण से बढ़ रहा है, वेग वृद्धि नियत है, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर अगला हम ग्राफ बनाते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा ग्राफ इस प्रकार से अगर प्लॉट करें अगर हम,
टी और इसे रखते हैं। ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ग्राफ। तो यहां से क्या पता चला, देखो थीटा, यहां पर थीटा देख लो, समय के हिसाब से अगर देखना है तो इसके इस पॉइंट पर देखो कितना थीटा है, ठीक है। यहां पर देख लो कितना थीटा है, यहां पर देख लो कितना थीटा है। तरीका बताया हमने, जिस पॉइंट पर थीटा देखना है उस स्थान पर एक्स अक्ष के समांतर लाइन खींच करके देखो, और थीटा ये वाला नहीं देखना, थीटा हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स अक्ष अगर ये माना तो इसके इधर चलेंगे थीटा नापने। यहां से देखो क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि थीटा कैसा है, इसमें थीटा का मान नियत, थीटा चेंज नहीं हो रहा है, हर जगह थीटा का मान बराबर है। तो इसका मतलब थीटा नियत, तो ए का मान भी नियत होगा। नियत कोण से ए का मान नियत हो गया, नहीं जो भी वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसा होगा, नियत। अब वेग घट रहा है बढ़ रहा है कैसे पता चलेगा, तो अब ये थीटा का एंगल जरा देखो कितना है, ये ग्रेटर देन 90 है। एंगल कितना है, ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90 का मतलब एक ऐसा होगा ऋणात्मक, और ऋणात्मक कोण हमेशा क्या करता है, वेग को घटाता है। इसका मतलब है कि वेग घट रहा है पर नियत मान से घट तो रहा है, पर कैसा है, नियत मान से घट रहा है। तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग, अर्थात वस्तु का वेग नियत त्वरण से घट रहा है, इससे ये अनुमान लगा। और इससे पता भी चला, देखो जैसे जैसे हम समय को, जहाँ जीरो समय हो गया, समय को बढ़ाएं तो पहले जीरो समय है तो उसका वेग यहाँ पर है, नहीं बहुत ज्यादा है। जैसे समय बढ़ा वेग का मान और कम, और समय बढ़ा और कम, और समय और कम, यहाँ पर आ गया तो वेग का मान हो गया जीरो। तो ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम समय के साथ बढ़ते हैं वैसे वैसे वेग का मान घटता है, लेकिन घट कैसे रहा, क्योंकि थीटा नियत है तो वेग का मान घट रहा है पर नियत मान से घट रहा है, नहीं त्वरण उसका नियत है, ये इसका अर्थ है, ठीक है। तो वस्तु का वेग नियत त्वरण से घट रहा है। बना लीजिए इसको। ग्राफ का अनुमान हमेशा कोण देख करके लगाया जाता है, कितना उसका झुकाव है उसका स्लोप से अनुमान लगता है कि त्वरण का मान नियत है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। उसके आधार पर फिर हम वेग के बारे में चर्चा करते हैं। बना लिया। अगला ग्राफ देखते हैं, ग्राफ नंबर 4। इस एक ग्राफ का किस तरीके का प्लॉट करते हैं हम लोग, ग्राफ ऐसा, इस बार इसमें सीधा नहीं है, थोड़ा सा हमने टेढ़ा कर ग्राफ बनाया है, सीधी रेखा वाला ग्राफ नहीं। सीधी रेखा ग्राफ अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि थीटा जो है वो स्थिर नहीं होगा। यहां पर देखो थीटा का मान, यहां पर अगर देखना है थीटा का मान देखना है इसकी दर, और ऊपर चलो यहाँ पर, यहाँ देखो थीटा का मान, और जरा ऊपर चलते हैं तो थीटा का मान, तो इससे अनुमान देखो यहाँ थीटा का मान कम, जैसे जैसे समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं वैसे थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब थीटा का जो मान है, अनुमान क्या निकला यहाँ से, थीटा बढ़ रहा है। ये जो ऊपर लगाने का मतलब थीटा के मान में वृद्धि हो रही है। थीटा का मान अगर बढ़ रहा है तो स्लोप उसका बढ़ेगा, और स्लोप बढ़ेगा इसका मतलब है कि त्वरण का मान भी बढ़ेगा। ये थीटा बढ़ रहा है तो त्वरण का मान बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ेगा उसका, भाई थीटा है तो बताता है उसका टेंजेंट स्लोप कितना है। थीटा का मान बढ़ रहा है, टेन थीटा का मान बढ़ेगा, टेन थीटा का मान बढ़ेगा तो ए का मान बढ़ेगा, क्योंकि टेन थीटा ही ए होता है। ढाल को ही त्वरण कहते हैं हम लोग।
तो ए अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, ए बढ़ने का मतलब वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब है जब ए बढ़ेगा और दूसरी चीज जो थीटा का जो मान है वो लेस देन 90 है, और लेस देन 90 होने का अर्थ है कि ए जो होगा वो कैसा होगा, धनात्मक। लेस देन अगर 90 अगर आता है तो ए का मान कैसा हो जाएगा, धनात्मक। और ए अगर धनात्मक है तो इसका मतलब है कि वेग वृद्धि तो स्वाभाविक है, वेग तो बढ़ रहा है, लेकिन वेग बढ़ रहा है लेकिन नियत तौर से नहीं बढ़ रहा है, ये ध्यान रखना है। यहाँ अभी इसके पहले ग्राफ में भी ये धनात्मक था, ये धनात्मक होने का मतलब है कि वेग वृद्धि तो पक्का है होगी, लेकिन वेग वृद्धि अगर ए बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पर ए जो है वो नियत था, यहाँ पर वेग जो ए है वो क्या हो रहा है, ए जो है यहाँ पर बढ़ रहा है, और ए बढ़ने का मतलब है ये धनात्मक भी है, ए का मान बढ़ भी रहा है। इसका मतलब है कि वेग में जो वृद्धि हो रही है वो बढ़ रही है समय के साथ। पहले वेग में थोड़ा, वेग जैसे समय के साथ बढ़े वेग थोड़ा बढ़ा और बढ़े, वेग का मान और ज्यादा हुआ और बढ़े और बढ़ा और बढ़ा, वेग तो बढ़ रहा है लेकिन वेग वृद्धि भी बढ़ रही है साथ में। 1 सेकंड में पहले माना 2 सेकंड 2 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ा, अगले 1 सेकंड में देखा हो 3 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ा हो, अगले 1 सेकंड में देखा 4 मीटर पर सेकंड का वेग बढ़ा हो, ये वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, अर्थात वस्तु लिख सकते हैं इसमें, अर्थात वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही है, अर्थात वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही है, ये इसका मतलब है। त्वरण बढ़ रहा है, इसका मतलब वस्तु का वेग बढ़ रहा है, वेग में वृद्धि हो रही है, ये तो वृद्धि तो हो रही है वेग में, ठीक है ना, लेकिन वेग वृद्धि तो हो रही है। अभी देखिए दूसरा ग्राफ प्लॉट करते तो अंतर दिखाई पड़े हमको, दोनों में क्या डिफरेंस क्या है, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे दोनों में एक साथ। अगर ग्राफ इस तरीके का प्लॉट किया गया है, ग्राफ इस तरीके से खींचा गया है ऐसे, अब यहां पर देखो, यहाँ जो थीटा का जो मान है, मान लेते यहाँ जो भी थीटा है, थोड़ा ऊपर से लेंगे, यहाँ थीटा का मान क्या हुआ पहले से, और थोड़ा ऊपर चलो, थीटा का मान, अब देखो थीटा का मान जैसे जैसे ऊपर जाएंगे समय बढ़ेगा, समय के बढ़ने पर थीटा का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब है अनुमान क्या निकला, थीटा का मान घट रहा, थीटा का मान घट रहा है, इसका स्लोप घट रहा, स्लोप अगर घट रहा है इसका मतलब है कि त्वरण जो है ए का मान भी घट रहा है, लेकिन थीटा का मान है लेस देन 90, और फिर लेस देन 90 इसका मतलब है ए कैसा होगा, धनात्मक, ये धनात्मक होगा, ये धनात्मक होगा, इसका मतलब है कि वेग इसमें बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा, अर्थात लिख सकते हैं कि अर्थात वेग, अर्थात वस्तु का वेग बढ़ रहा है, निष्कर्ष वही निकला, इसमें भी वेग में वेग बढ़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वेग इसमें बढ़ रहा है, वेग में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब इसमें वेग बढ़ रहा है, इसमें वेग, और ग्राफ बता रहा समय जब भी बढ़ रहा है, देखो मान लो यहाँ पर हम समय मेजर करें, इसके संगत वेलोसिटी कितनी, यहाँ और समय बढ़ा वेलोसिटी और बढ़ गई, और समय बढ़ा वेलोसिटी और बढ़ गई, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, जैसे समय बढ़ते जाता है इसकी वेलोसिटी का मान बढ़ता जाता है, लेकिन बढ़ इसलिए रहा कि ए का मान धनात्मक है, इस वजह से बढ़ रहा है, लेकिन ए
जो त्वरण है वो घट रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसमें देखो त्वरण का मान घट रहा है, बढ़ रहा है, इसमें त्वरण का मान घट रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इसका वेग तो बढ़ रहा है, लेकिन वेग वृद्धि जो है, इसमें वेग वृद्धि जो है यानी वेग परिवर्तन की दर, लेकिन वेग परिवर्तन वेग वृद्धि परिवर्तन, वेग बढ़ ही रहा है, वेग वृद्धि की दर बढ़ रही है, ये मतलब है यहाँ बढ़ रही है। वस्तुतः के वेग में तो वृद्धि हो रही है और साथ में लेकिन वेग वृद्धि की दर भी बढ़ रही है। और यहां पर क्या हो रहा है? वेग तो बढ़ रहा है, लेकिन वस्तु के वेग वृद्धि लेकिन एक थोड़ा भाषा सही कर लीजिए इसकी, क्या इसका मतलब है? लेकिन वेग वृद्धि घट रहे, ये अंतर है। वेग वृद्धि देखो वेग बढ़ रहा है, वो तो है दोनों में, इस चीज को ध्यान समझना। यहाँ पर वह वेग वृद्धि हो रही है, यहाँ पर भी वेग वृद्धि हो रही है। वस्तु का वेग बढ़ रहा है, वस्तु के वेग वृद्धि, इसका मतलब एक ही है, वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही है। चलो एक ही लैंग्वेज ले लेते हैं। वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही, दोनों सेंटेंस सेम हो गए। अर्थात वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही है, अर्थात वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही है, दोनों में वेग बढ़ रहा है, लेकिन वेग वृद्धि की दर भी बढ़ रही है। वेग वृद्धि की दर भी बढ़ रही है, यानी एक सेकंड में अगर 10 मीटर पर सेकंड अगर वेग बढ़ा है, तो अगले एक सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड का वेग बढ़ेगा, अगले एक सेकंड में 14 मीटर पर सेकंड का वेग बढ़ेगा, अगले एक सेकंड में हो सकता है फिर 15 मीटर पर सेकंड का वेग बढ़ेगा। मतलब वेग वृद्धि बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? वेग वृद्धि घट रही है, क्योंकि ए घट रहा है, जिसका मतलब वेग तो बढ़ रहा है लेकिन वेग वृद्धि घट रही है। मतलब पहले एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा हो, अगले एक सेकंड में 9 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा, अगले एक सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा। तो वेग तो बढ़ रहा है, लेकिन उसकी जो वेग वृद्धि है वो घट रही है। इस चीज को ज्यादा ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? वेग बढ़ रहा है लेकिन वेग वृद्धि घट रही है इस वाले ग्राफ में, लेकिन इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है? वेग भी बढ़ रहा है और वेग वृद्धि भी बढ़ रही है। क्लियर हो गया? बना लीजिए इसको। इसके बाद एक ग्राफ और हम लोग खींच सकते हैं और उसके बारे में फिर अनुमान हम लोग लगाएंगे, इसके बारे में क्या कह सकते हैं। अगला ग्राफ गिर सकते हैं हम लोग 6 नंबर। और ये ग्राफ देखो, इस तरीके का ग्राफ अगर खींचा हुआ है ऐसे एकदम VH जो है नहीं YH है उसके पहले अगर खींचा हुआ है, तो क्या अनुमान लगता है इससे?
समय स्थिर है पर वेग बढ़ रहा है, पर ये पॉसिबल नहीं है। समय अगर स्थिर है तो फिर समय जो स्थिर हो नहीं सकता है, समय अगर बढ़ेगा तभी कुछ चेंज आएगा। समय अगर स्थिर है तो वेग बढ़ रहा है, इसका मतलब ये संभव नहीं है। तो कह सकते हैं कि ये है ग्राफ संभव नहीं, ऐसा ग्राफ नहीं होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर हो गया, बना लीजिए। उसके बाद एक आखिरी प्रश्न करते हैं जिससे हम विस्थापन का मान और त्वरण का मान ये निकालना सीख जाए। कैसे हम विस्थापन निकालते हैं, कैसे हम त्वरण निकालते हैं, कैसे दूरी निकालते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को हम करते हैं, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है इसमें हमने 2 पॉइंट जो लिखवाए हैं, एक ढाल त्वरण को निकालता है और एक क्षेत्रफल वो विस्थापन या दूरी को ज्ञात करता है। तो कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखेंगे, नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन हमारा है, एक ग्राफ बना हुआ है समय और वेग के बीच में, इसमें ग्राफ है ये, इस पे नाम लोग लिख लेते हैं। ऐसे ग्राफ खींचा गया है इस तरीके से, यहाँ पर नाम लिख लेते हैं हम लोग ए बी सी और ए बी सी डी, ये ग्राफ है। उस ग्राफ की मदद से हमको ज्ञात करना है t बराबर 1 सेकेंड पर त्वरण। तो t बराबर 1 सेकेंड, यहाँ पर समय x अक्ष में मेजर किया गया है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। x अक्ष में ये 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, यहाँ एक तरफ वेग है +5, नीचे तरफ है -5। तो इसका सोल्यूशन जरा देखिए। त्वरण जब भी निकालते हैं, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, त्वरण निकालना है तो क्या निकालते हैं हम लोग, रेखा का ढाल। तो t बराबर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड यहाँ, t बराबर यहाँ कहीं होगा। यहाँ पर देखो इस रेखा का ढाल कैसा है, क्योंकि ये रेखा ही पूरी AB रेखा जो है वो x अक्ष के समांतर है, इसका मतलब ढाल कितना होगा, 0। और ढाल अगर 0 है तो त्वरण का मान भी 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि t बराबर 1 सेकेंड पर त्वरण कितना होगा, त्वरण का मान कितना होगा, इस रेखा जो AB है, AB का ढाल निकालें, और ढाल कितना है, 0। तो इसको x अक्ष के समांतर है, इसका मतलब ढाल का मान कितना है, 0 है। अगर ढाल अगर 0 है तो त्वरण का मान भी 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट, यहाँ का ढाल 0 है तो त्वरण भी 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या, t बराबर 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में यहाँ पर कोई पॉइंट होगा 3 सेकेंड में कहीं, और यहाँ पर ढाल निकालना है। तो इस लाइन, ये पूरी जो लाइन है, इस पर कोई 2 पॉइंट ले लो, सीधी रेखा है जो आसानी से वैल्यू उपलब्ध हो। t बराबर हम 3 सेकेंड ले लें, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी का मान नहीं पता चले कितना है, तो हम ऐसे 2 पॉइंट लें जहाँ पर वेलोसिटी टाइम दोनों पता हो। तो हम B और C दोनों पॉइंट ले, जो चूंकि ये जो एक सीधी रेखा है, इसका आप चाहे इस पॉइंट पर त्वरण निकालना हो, चाहे इस पॉइंट पर निकालना हो, इस पॉइंट निकालना हो, त्वरण कैसा होगा, नियत त्वरण होगा। ये ग्राफ हम लोग देख चुके हैं, एंगल सब जगह बराबर बन रहा है, एक्स अक्ष के समांतर नापेंगे तो थीटा अगर नियत तो स्लोप नियत, स्लोप नियत तो त्वरण का मान नियत। तो प्रत्येक बिंदु पर BCD पूरी जो लाइन है, इस पर त्वरण का मान नियत हो, कितना होगा ये स्लोप से पता चलेगा। तो t बराबर 3 सेकेंड, अब वो चाहे 3 सेकेंड पर कहता है, चाहे 4 सेकेंड पर कहता है, चाहे 5 सेकेंड पर, सबको त्वरण सेम आता है, क्योंकि रेखा एक ही है और वो झुकी हुई है एक्स अक्ष की। तो t बराबर 3 सेकेंड पर त्वरण कितना हो जाएगा, तब निकाल लीजिए। रेखा BC का ढाल निकालो कितना होगा, और ढाल का सूत्र हम लोग पढ़ा है, V2 माइनस V1 अपान T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ना अभी, जब पॉइंट दिखा रहे थे त्वरण निकालने के लिए। त्वरण निकालना, रेखा का ढाल निकालना है, तो y2 माइनस y1 अपान T, x2 माइनस x1 होता है, तो y2 माइनस y1 से क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, और x2 माइनस x1 T2 माइनस T1।
तो ये जो समय के साथ पहला पॉइंट कौन सा मिलेगा आपको, बी, उसके बाद सी। तो बी पॉइंट ये 1 का काम करेगा और सी जो पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट का काम करेगा। दूसरे पॉइंट पर ये बी कितना है, यहाँ पर सी पर 0, ये ध्यान रखना है। ये हमारा ये नहीं पहला पॉइंट हो जाएगा, दूसरा पहला पॉइंट हमारा ये बी होगा, दूसरा पॉइंट सी होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। तो यहाँ पर जो वेग है वो कितना है, v2 का मान है 0, v1 का मान है 5 बटे t2। यहाँ पर t2 कितना है 4 माइनस यहाँ पर कितना है t2 का मान, ध्यान दो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमारा t2 पॉइंट कितना है, इस जगह समय 4 है। जब पहले वाले पॉइंट पर गए हम, तो यहाँ पर समय कितना है 2, 4 माइनस 2। ये समझ में आए बात। यहाँ पर देखिए ये पहला पॉइंट, यहाँ पर वेग कितना है 0 है, वेग 0, यहाँ पर वेग कितना है 5। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 5। समय यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, 4 माइनस 2 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं -5 बटे 2, यानी -2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर है इसका, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद इसका जो थर्ड जो पार्ट है उसको और बताते हैं, नोट कर लें। उसके बाद तो इसका जो थर्ड पार्ट कह रहा है कि t बराबर 0 से लेकर के t बराबर 6 सेकेंड के बीच में कण द्वारा चली गई दूरी। तो देखो यहाँ पर 0 यहाँ से स्टार्ट होकर के 6 यहाँ पे, यानी पूरा ये वाला जो ग्राफ, तो इसके पूरे ग्राफ की बात हो रही है। पूरा ग्राफ हमारा a b c d, a b c के बीच जो गिरा क्षेत्रफल वो निकालना है, c और d के बीच जो गिरा क्षेत्रफल है x अक्ष तक वो निकालना है। और तो ये एक्स अक्ष के ऊपर तरफ है प्लस में, ये वाला माइनस में, लेकिन दूरी के लिए हम प्लस में ही रखते हैं, माइनस में दूरी कभी होती नहीं है। हम लोग दूरी और विस्थापन में पढ़ चुके हैं कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो इसका थर्ड पार्ट का जो सोल्यूशन होगा उसको हम इस प्रकार से करेंगे कि कण द्वारा सीधे कह सकते हैं कि t बराबर 0 से t बराबर 6 सेकेंड में कण द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी। दूरी निकालना, इसका मतलब है कि आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल कैसा, एक चतुर्भुज बना, देखो ये चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, दूरी निकालना तो क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल निकालो, प्लस ये माइनस में होगा लेकिन दूरी का मान होते हैं, इसको भी हम प्लस में रखेंगे। त्रिभुज, ये त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज, इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग ए बी सी डी ई। तो त्रिभुज ई एस सी सी डी ई का क्षेत्रफल ये करो। इसमें चतुर्भुज कैसा बना, ये त्रिभुज तो कैसा है, समलंब चतुर्भुज है। इसमें ये जो ए बी और ओ सी ये लाइनें समांतर हैं और ये इसके लंबवत दूरी हो जाएगी। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र लगाओ, और नहीं तो दो पार्टों में तोड़ लो, इतना क्षेत्रफल निकालो, इतना क्षेत्रफल निकालो, फिर दोनों को जोड़ दो तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर हो रही है। तो अब इसमें ओ ए बी, तो सीधे समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल सूत्र लगाओ, समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी है, ए बी प्लस ओ सी अपान 2 इंटू इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ओ ए। ये फार्मूला हो जाएगी क्षेत्रफल का। इसका क्या हो जाएगा, 1/2 संपूर्ण त्रिभुज बनाओ तो 1/2 आधार होते ऊंचाई सी ई इंटू ई डी। ये कर लेंगे, ग्राफ से इनकी वैल्यू लगा दो। यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितनी है, ये लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी 2, प्लस ओ सी कितनी हो गई यहाँ से 4, 2 + 4 इंटू ओ ए कितना है यहाँ से यहाँ तक 5 अपान प्लस 1/2। यहाँ पर वैल्यू रखो जरा, सीई का मान कितना है,
4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, 6 माइनस 4, ये डिस्टेंस 6 माइनस 4 और ये इसकी दूरी हो जाएगी कितनी है ये 5। इसमें वैल्यू प्लस की रखेंगे, इसको सॉल्व करो और ये हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर 4 और 2 6, 6 पंचे 30, 30 में 2 का भाग चला गया 15, प्लस यहाँ बचेंगे 2, 2 से 2 कैंसिल 5, ये आ जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा 20 मीटर। ये आंसर हो गया इसका। ये तो कहाँ द्वारा चली गई दूरी आ गई, इसको नोट कर लो। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी किया जाएगा। तो इसमें सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि विस्थापन बताओ कितना होगा। नोट कर लें, पहले नोट कर लिया, वीडियो को रोक करके नोट कर लें। उसके बाद इसमें देखो t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 0 सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी, कण का विस्थापन अगर पूछे तब कैसे करेंगे। तो सुधार लीजिए थोड़ा सा, इसी में जल्दी हो जाएगा। कण का विस्थापन, कण का विस्थापन कैसे निकालेंगे हम लोग। विस्थापन निकालने के लिए देखो ये जो क्षेत्रफल हमारा है, जो पूरा लिखा हुआ है चतुर्भुज OABC, ये एक्स अक्ष के ऊपर है तो ये प्लस में आएगा, विस्थापन निकालना है तो, और ये एक्स अक्ष के नीचे है तो माइनस में आएगा। तो ये वैल्यू जो हमारी होगी वो क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे, बाकी आपको सब वैसे करना है, इसमें केवल सिर्फ बदल दो, बाकी एरिया तो हमको निकालना ही है। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा यहाँ, और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 मीटर। ये आंसर हो गया। बात क्लियर हो गई। विस्थापन निकाल रहे हैं तो अगर ये ऊपरी होता ग्राफ तो दूरी विस्थापन दोनों सेम आते, अगर नीचे बना हुआ है एक्स अक्ष के तो इसका मतलब है विस्थापन का मान माइनस में हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में आएगा नीचे वाला है, इस वजह से क्षेत्रफल का मान कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। त्वरण निकालना हो तो हम लोग उसका ढाल निकालेंगे, यानी स्लोप निकालेंगे, कितना त्वरण का मान निकल आएगा। अगर दूरी या विस्थापन निकालना है तो क्षेत्रफल निकालेंगे। इस प्रकार से ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपके बुक में दे रखे हैं ग्राफ वाले, उनको करने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ट्राई करते रहिए। थैंक यू।